जो लेक्चर न्यूक्लियस का अपन ने पढ़ा था, उस लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे न्यूक्लियॉन्स के, जो फॉर्मूला बना था बाइंडिंग एनर्जी का, वो अपन ने पढ़ा था। तो वो सारे फॉर्मूले देखने के बाद अपन अब बिल्कुल नई टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और उस नए टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। तो अपन बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्या होती है। तो देखिए, एनर्जी तो आपने बहुत सारी तरह की देखी है, बाइंडिंग एनर्जी भी देखी है आपने। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अपन बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी तो न्यूक्लियस की एनर्जी होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी भी होती है, लेकिन यहां पर अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी होती है। तो मैं सबसे पहला टॉपिक आपके सामने लिख रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखिए, रिएक्शन आपने केमिस्ट्री के अंदर भी देखी हुई है। रिएक्शन आपने बहुत सारी रिएक्शन जो है केमिस्ट्री के अंदर होती हैं, बहुत सारी फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मैनी टाइप्स की रिएक्शन होती है। तो उनमें अब तीसरा नाम जुड़ने वाला है और वो रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन है तो नाम से ही सीधा सीधा पता लग रहा है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला है रिएक्शन के अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्शन सर कैसे हो सकती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने का सीधा सीधा सा मतलब मैं ये बता सकता हूं आपको कि या तो जिसमें दो न्यूक्लियस आपस में भिड़ जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि दो न्यूक्लियस मिले और मिलकर एक बन जाए, या एक न्यूक्लियस दो तीन न्यूक्लियस में टूट जाए। चलो, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मान लो कि एक न्यूक्लियस दो तीन न्यूक्लियस में टूट गया, तो उस एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ और चीज होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि रखा रखा टूट जाएगा। हाँ, एनर्जी दे सकते हो आप उसको बाहर से, या कुछ और दे सकते हो। यानी कि आप देखिए, बाइंडिंग एनर्जी याद करो, बाइंडिंग एनर्जी क्या थी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब था कि जब किसी न्यूक्लियस के अंदर से एक एनर्जी निकलती है और न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, तो आप सोच के देखो कि उतनी एनर्जी अगर आपने न्यूक्लियस को दे दी तो न्यूक्लियस टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे। लेकिन मैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा हूं, उस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपको कोई एक न्यूक्लियस लेना है और उससे नया न्यूक्लियस बनाना है। क्लियर। तो मैं आपको सीधा सीधा सा एक न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन बताऊं कि जब एक मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स, कौन सा पार्टिकल, मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल, जब किसी एक न्यूक्लियस पे बॉम्बार्डिंग करता है, टकराता है, तो एक नया न्यूक्लियस बनके रेडी हो जाता है और उसके साथ एक नया पार्टिकल भी बन जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई न्यूक्लियस है X, न्यूक्लियस है आपके पास X, और इस X न्यूक्लियस पर आपने एक बॉम्बार्डिंग करवाई एक पार्टिकल A। ये जो A पार्टिकल है ये मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल है, और ये वो न्यूक्लियस है। क्लियर। आपने इस A पार्टिकल को इस X पार्टिकल पर फेंका, एक पार्टिकल को X पार्टिकल पर फेंका, तो मान लो कि यहां पर कुछ चेंज हुआ और एक न्यूक्लियस बन गया Y और साथ में एक पार्टिकल निकल गया B। तो ये नया न्यूक्लियस बन चुका है। यहां पे ये न्यूक्लियस है, न्यू न्यूक्लियस जो बना है, और ये एक पार्टिकल है जो साथ में निकला है। अब जरूरी नहीं है कि ये पार्टिकल निकलेगा या नहीं निकलेगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि एक नया न्यूक्लियस बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से दो न्यूक्लियस बन जाए, तीन न्यूक्लियस बन जाए, चार न्यूक्लियस बन जाए, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन जाए और तीन पार्टिकल बन जाए, चार न्यूक्लियस बन जाए, चार पार्टिकल बन जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस एक है, उस पर किसी पार्टिकल ने प्रहार किया, कोलाइड किया और वो है न्यूक्लियस टूट गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूक्लियस इसके साथ जुड़ जाए और जुड़ के एक ही पार्टिकल यहां पर बना दे, यानी कि ऐसा भी हो सकता है A + X और ये बन जाए AX, ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। और उसके साथ साथ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये भी देखने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि उन सबकी एनर्जी जो है वो यूज की जाएंगी। अच्छा, तो ये आप देख लीजिए, इस तरीके से जो है अपन इसको
कर सकते हैं। रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं, वो आप सीख लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्शन आपके सामने ये है, तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का तरीका एक होता है A+X बराबर B+Y, या फिर Y+B भी लिख सकते हैं आप, B+Y भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। अगर आपको कभी किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर कुछ इस तरीके से मिल जाता है, बाहर X है, ब्रैकेट में A, B है और यहां पर Y है, बहुत देखने वाली बात है। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है कि कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, बट एक बार एक कंपटीशन एग्जाम्स में न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीजें बाहर होती हैं, जो इधर वाला जो एलिमेंट होता है वो न्यूक्लियस होता है, जिसपे बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है। इसके जस्ट यहां पे जो पार्टिकल होता है, ये वो वाला पार्टिकल है जो इस रिएक्टेंट में इधर की तरफ आएगा, और इधर वाला जो पार्टिकल होता है ये वो वाला पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अलावा बना है, और ये वो वाला पार्टिकल है जो नया न्यूक्लियस बनेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपको लिखा हुआ हो X, एक बार वापस सुन लीजिए, A, B और Y, तो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन का ही सिंबल कहा जाएगा। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन में, यानी कि जो टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई वो ये हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके कुछ नियम हैं। क्लियर? कुछ लॉज को फॉलो करती है न्यूक्लियर रिएक्शन, और पहला जो रूल है वो है चार्ज कंजर्वेशन। दूसरा है न्यूक्लियॉन कंजर्वेशन, यानी कि जो न्यूक्लियॉन है वो उतने ही रहेंगे जितने हैं। न्यूक्लियॉन कंजर्वेशन। और थर्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एंड द फोर्थ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मेन है। ये चार चीजें जो हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कंजर्व होती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, और इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। यानी कि रिएक्टेंट के अंदर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज, टोटल चार्ज जो रिएक्टेंट के अंदर है उतना ही टोटल चार्ज आपको प्रोडक्ट के अंदर भी दिख जाएगा। दूसरा न्यूक्लियॉन, तो ये आपको मैंने अल्फा बीटा गामा इमिशन जब समझाया था तो मैंने आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करके बताए थे। जैसे आप याद करो, मैंने बोला था कि 92 यूरेनियम 238 था, तो आप याद करो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकाला था तो 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 बना था। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन ही तो थी। एक न्यूक्लियस और एक पार्टिकल में टूटा था। तो देखो कैसे जोड़ते हैं, 234 प्लस 4 कितना हुआ 238, तो ये भी कितना 238। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अगर गलती से यहां पर मान लो कि 2He3 है तो ये रिएक्शन गलत है, या फिर अगर 2He3 है तो यहाँ पर फिर 0N1 होना चाहिए, एक न्यूट्रॉन और होना चाहिए। तो देखो हो गए 234 प्लस 3 प्लस 4 238। मतलब कैसे भी करके उसको एक, जैसे ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, जो बन रहा है वो लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो न्यूक्लियॉन कंजर्व होने चाहिए। और थर्ड केस की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई भी सेम होना चाहिए। तो आपको 11th क्लास की फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व ही रहता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्थ वाला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, यानी कि जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी एनर्जी जो है प्रोडक्ट में आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिएक्शन एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपना रिएक्शन एनर्जी, और इन शॉर्ट इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। तो आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्यू वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन है और उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी पूछी गई है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन और बताता हूं। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है A प्लस बी, ठीक है, और A प्लस बी से C बना,
और यहां पर एनर्जी निकली, क्लियर। या फिर ए को एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है, और ये बी बना और इसमें कोई एनर्जी नहीं निकली। तो दोनों रिएक्शन से क्या डिफरेंस है? दोनों रिएक्शन के अंदर ये डिफरेंस है कि इसमें तो एनर्जी बाहर निकल रही है जबकि इसमें ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ी है आपने? तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? उन रिएक्शंस को अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। पढ़ी होंगी आपने बचपन में। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आपने सुना होगा। एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक और एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब थर्म मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का एग्जिट, यानी कि उसमें से एनर्जी निकलती है। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक, क्लियर। और ये नीचे वाली रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक, क्लियर। तो आप इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? जिसमें एनर्जी निकलती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और अपन आगे बढ़ते हैं अब कि क्यू वैल्यू क्या होती है। तो देखिए हुआ क्या क्यू वैल्यू में क्या हुआ कि एक रिएक्शन में वापस ले लेता हूं, ये पार्टिकल ए है और ये एक्स है, क्लियर, और यहां पे y बना है और b बना है, ठीक है, ये बना है। अब इन सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। जैसे मैं बात करूं कि एनर्जी ऑफ इसकी एनर्जी देखूं E A, इसकी एनर्जी क्या होगी? मास ऑफ A इंटू सी स्क्वायर, बोलो, क्लियर। इसकी एनर्जी की बात करूं E X की, तो मास ऑफ X इंटू सी स्क्वायर। इसकी एनर्जी की बात करूं मास ऑफ y इंटू सी स्क्वायर, और इसकी एनर्जी की बात करूं तो मास ऑफ d इंटू सी स्क्वायर। मतलब इस तरीके से ये इनकी एनर्जीज होती हैं, क्लियर। यानी कि एनर्जीज कैसे कैसे होती हैं? mc स्क्वायर के हिसाब से। तो इसका a का मास इंटू सी स्क्वायर, x का मास इंटू सी स्क्वायर, y का मास y का सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर। तो मैं मान लेता हूं नॉर्मली कि इसमें कुछ एनर्जी रिलीज हुई है ना। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को मैं यहां क्या नाम दे रहा हूं अभी इस टाइम पे? क्यू, क्लियर। तो एनर्जी निकली, क्लियर। कौन सी एनर्जी निकली? क्यू एनर्जी निकली। तो मैं यहां पर अगर क्यू वैल्यू निकालूंगा तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, अच्छा जो एक चीज बताओ, सुनो, समझना। चलो एक चीज देखते हैं अपन यहां पे बहुत ध्यान से, इसको छोड़ो, आप ऐसे समझने की कोशिश करो। जैसा कि आपने अभी देखा है, मान लो कि इसकी जो एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी है, अभी आपने चौथा रूल देखा था कि रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी कंजर्व होगी नहीं होगी? तो इन दोनों की एनर्जी 20 जूल है, तो इन तीनों की एनर्जी कितनी होगी? 20 जूल होगी नहीं होगी? मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं 20 जूल के नाम पे। A प्लस एक्स, इन दोनों की मिला के 20 जूल है, तो इन तीनों की मिला के 20 जूल होगी नहीं होगी एनर्जी? तो अगर मान लो इन दोनों की मिला के 20 जूल है, इन तीनों की मिला के 20 जूल है, तो y प्लस बी तो 20 जूल से कम होगा। y प्लस बी तो क्या होगा? 20 जूल से कम होगा, क्योंकि इन तीनों की 20 जूल है ना। तो अगर मान लो क्यू वैल्यू कुछ, अगर मान लो 2 जूल भी है तो ये 18 है, तो इससे तो कम ही है ना। तो अगर मैं क्यू वैल्यू की बात करूं, क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी फिर? कितनी है ये क्यू वैल्यू? जैसे मान लो ये 20 जूल है इसकी टोटल, इन दोनों की मिला के 18 जूल है, तो क्यू वैल्यू कितनी हो गई? 2 जूल हो गई ना। तो वो वाला हिसाब यहां पे अपन को लगाना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी, देखो मैं लिख रहा हूं, सही है क्या? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कुछ होगा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करना मुझे पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप वापस समझिए, मान लो इन दोनों की एनर्जी 20 जूल है टोटल मिला के, तो इन तीनों की 20 जूल होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको जो लॉ पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी कंजर्व होती है, सेम रहती है। तो इन दोनों की एनर्जी 20 जूल है, तो इन तीनों की एनर्जी 20 जूल हो गई। तो अगर मान लो कि इस क्यू वैल्यू की 2 जूल है इसकी वैल्यू, तो इन दोनों की वैल्यू तो 18 जूल हुई ना। तो 2 वैल्यू कैसे निकलेगी? इस 20 में से 18 को माइनस करो, यानी कि इनकी एनर्जी में से
इनकी एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो Q वैल्यू निकालने के लिए Q वैल्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट MaC² प्लस MxC² माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी अगर अगला एक कोई और पार्टिकल, दो पार्टिकल हो तो दोनों पार्टिकल के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा MyC² प्लस MbC²। क्लियर? अब यहां पे मैं क्या करता हूं, उसको लिख लेता हूं Ma प्लस Mx माइनस My माइनस Mb इंटू C²। क्लियर? अब आप ये देखिए कि यहां पे जो Q वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी? होगी Ma प्लस Mx माइनस My माइनस Mb इंटू C²। तो यहां पर देखिए, इसको लिखूंगा मैं Ma प्लस Mx माइनस My माइनस Mb इंटू, अब मैं देखना क्या लिखने जा रहा हूं, ये सारी चीजें जो हैं ये इनकी जो यूनिट होगी वो AMU में होगी। तो 1 AMU इंटू C² बराबर कितना होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट किया था ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो मेरे पास Q वैल्यू का फॉर्मूला क्या आ गया? Ma प्लस Mx माइनस My माइनस Mb इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो चलिए Q वैल्यू को समझने के लिए अपन एक न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन है। अच्छा चलो, एक चीज और समझ लिया, न्यूमेरिकल से पहले एक चीज समझ लीजिए। मैंने Q वैल्यू का यहां पर आपने देखा था कि मैंने लिखा था A प्लस एक्स B प्लस वाई प्लस Q वैल्यू। क्लियर? तो यहां पे इस Q वैल्यू का जो फॉर्मूला आया था वो आया था Ma प्लस Mx माइनस Mb माइनस My इंटू 931.5। ये फॉर्मूला निकाला गया था इस बात को देखकर कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये एनर्जी निकलती है बच्चों। एनर्जी कब निकलती है? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से इस फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया। क्लियर? लेकिन अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप सीधी सी बात याद रखना कि उसमें जो Q वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। अगर आपकी Q वैल्यू कभी सॉल्व करने पर नेगेटिव निकलती है इस फॉर्मूले से, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस करने पर Q वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव निकलती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और अगर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपकी Q वैल्यू 100% क्या निकलेगी? नेगेटिव निकलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अब इसी पे अपन इसी को समझने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं। और ये न्यूमेरिकल आपका AIEEE 2006 के अंदर आया हुआ है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसके नाम पे आज IIT मेंस होने लगा है। तो IIT मेंस का क्वेश्चन समझे आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड तो भाई ये आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है मैंने कि फाइंड द Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन एंड डिफाइन टाइप। क्लियर? आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपको यूरेनियम का मास, आपको कोई रिएक्शन पता नहीं है अभी यहां पर कि रिएक्शन क्या होने वाली है। आपको रिएक्शन भी खुद ही करवानी है और टाइप भी खुद ही बताना है और आंसर भी खुद ही निकालना है। यूरेनियम का मास दे दिया आपको पैलेडियम का मास दे दिया, आपको एक 1H1 यानी कि प्रोटॉन का आपको मास दे दिया है, और चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है 7.68, सारे आंसर जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्लियर?
तो 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिएक्शन होगी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ऐसा होता है कि जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है। क्लियर? यानी कि जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है इसका मतलब है कि उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। और अपने आप होने वाली जो रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक क्वालिटी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए Q वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पहला ऑप्शन जो में है, थोड़ा सा ऑप्शन से देखने की कोशिश करते हैं अपन। अगर इसके साथ स्पॉन्टेनियस दे रखा है तो Q वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, तो ये पहला ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो सकता है। लेकिन अभी सही तो तब पता लगेगा ना, चेक करेंगे अपन। क्लियर? माइनस में Q वैल्यू दे रखी है और स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जिसमें Q वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर? लेकिन इसमें तो Q वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑप्शन भी तो कभी जिंदगी में कदाचित हो ही नहीं सकता। क्लियर? उसके बाद अपन बात करें -7.68 और नॉन स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल सर, ये रिएक्शन क्वेश्चन, ये भी जो है क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, बट ये क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो अब आपको चुनाव करना है ए और सी में। ए सी में। क्लियर? ए सी में बैठे रहिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्लियर? तो अपन बात करें सबसे पहले कि रिएक्शन में लिख रहा हूं। आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं वापस समझा दूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जिसमें आपको रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। अपने आप हो जाती है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। और अगर रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ रही है तो नॉर्मल सी बात है, वो एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए Q वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है और एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन के जो Q की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो सॉल्यूशन की बात करें अपन तो देखिए, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो यूरेनियम दे रखा है आपको 92, यूरेनियम 238। क्लियर? अब आपको नॉर्मल सी बात है, यहां देखिए आपको लग रहा है कि 91 यहां आएगा पैलेडियम और 237 प्लस 1H1। क्लियर? ये आपके पास बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आप देख लीजिए, न्यूक्लियॉन्स मिला लीजिए, एज इट इज सेम है। अब Q वैल्यू में यहां पर Q लिखूं, हो सकता है यहां Q हो या ना हो, लेकिन मैं अभी यहां थोड़ी देर के लिए Q लिख लेता हूं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। तो Q वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मास, इसका मास। तो इसका मास कितना है? 238.05079 माइनस। क्लियर? यहां तो एक ही था इधर बस। तो इसका मास, पैलेडियम का मास 237.05121 माइनस 1H1 का मास 1.00783 और इन सबको डब्बे में बंद करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर आता है ये -0.00825 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका आंसर तो माइनस में आएगा ना, और Q की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो खेल खत्म, पैसे हजम, ये खेल खत्म। तो कितना आंसर है? 80 ऑप्शन है। अगर आप IIT का पेपर दे रहे हैं इस टाइम पे तो सीधा आंसर लगे। अगर अपन बोर्ड एग्जाम्स में बैठे हो तो पूरा सॉल्व करिए भाई। इसको पूरा सॉल्व करने पर कितना आएगा? इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका -7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। और Q की वैल्यू अगर नेगेटिव आई है तो यहां से मैं क्लियरली ये कह सकता हूं कि रिएक्शन को है जो एनर्जी दी गई है, ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं निकली है। तो ये जो Q है ये इधर की जगह किधर आएगा? ये यहां, इसका उचित स्थान यहां है। क्लियर? तो हमने इसको यहां से उठा के यहां पटक दिया और अब जो ये रिएक्शन लिखी हुई है ये रिएक्शन एक्चुअल में बिल्कुल सही रिएक्शन है और इसका जो आंसर है वो Q इज इक्वल टू 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। तो मैं यहां लिख दूंगा दिस प्रोसेस कांट स्पॉन्टेनियस। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिएक्शन का टाइप क्या है तो आप रिएक्शन का टाइप लिख देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इसमें एनर्जी देनी पड़ी है। ठीक है?
अगला टॉपिक मैंने यहां पर आपको डाल दिया है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। हमने न्यूक्लियर रिएक्शन सीख ली, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन सीखने के बाद अब अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इनके बारे में अब अपन चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का आपको पता लग रहा होगा, फिजन मींस होता है ब्रेक होना। फ्यूजन मींस क्या होता है, ब्रेक होना, जबकि फ्यूजन मींस क्या होता है, ऐड होना, फ्यूज होना, जुड़ जाना। यानी कि जब कोई एक हैवी न्यूक्लियस जब कोई भी हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके से ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस टूटेगा और टूटकर दो चीजों में टूट जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता होगा कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर फ्यूज होकर आपस में एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं तो उसको अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। अब एक इंटरेस्ट वाली बात बता दूं, देखो इसमें आपको मैं सोचो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाना पॉसिबल है क्या? क्यों सर, क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे भाई, दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ना पॉसिबल है क्या? एक न्यूक्लियस पॉजिटिव, दूसरा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, दोनों को कैसे जोड़ा जाएगा सर? दोनों को जोड़ने की तो बहुत भयंकर एनर्जी लगती होगी उसमें। हाँ, एनर्जी तो बहुत ज्यादा लगती होगी। तो सर इसका क्या यूज है, क्या यूज नहीं है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का क्या यूज है, क्या यूज नहीं है? इन सारी चीजों के बारे में जो स्टडी है वो अपन अब अगली जो लेक्चर होगा उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए क्यू वैल्यू को अच्छी तरह कीजिए और जितने भी न्यूमेरिकल आपको बाइंडिंग एनर्जी, क्यू वैल्यू, रेडियो एक्टिविटी, सोडी-फजान्स लॉ, रदरफोर्ड लॉ से जो मिलते हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उन सारे कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करिए, तब जाके आपको न्यूक्लियस चैप्टर समझ में आएगा। अब आगे जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 90% थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन जितना था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 90% मैं बता रहा हूं आपको, मतलब 10-12% जो है न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, बाकी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस करके, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड में जो है बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी से हाफ लाइफ, मीन लाइफ के न्यूमेरिकल जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उनको करिए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।